हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू टॉपर्स टॉक। काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो नहीं आया है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी थी अपने वर्क में। नाउ मैं रेगुलर हूँ और अब आपको रेगुलर टॉपिक्स मिलेंगे। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हम रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, आप में से जितने भी बच्चों ने पुराने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, पहले आप उन टॉपिक्स को क्लियर करें, उसके बाद ही आप यहाँ से पढ़ना। अदरवाइज़ आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस को मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था। जब ओम्स लॉ को हम डिराइव कर रहे थे तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वहाँ पे एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने से कांस्टेंट आया था जिसको हमने रेजिस्टेंस नाम दिया था। आज हम उस रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो होते वक्त काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसमें उनके पास स्पीड होती है जिसकी वजह से काफ़ी सारे कोलिजन्स भी होते हैं बीच में। तो रेजिस्टेंस वो होता है जो आने वाली करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। डेफिनेशन दी हुई है, आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो यूनिट है वो ओम होता है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में आज हम डील करेंगे। तो नंबर 1 फैक्टर है हमारा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है नीचे, ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। क्यों है? अगर किसी वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब अगर आपके पास कोई वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा है या बड़ा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। क्यों होता है ऐसा? जस्ट लाइक आपने किसी पाइप में से अगर पानी फ़्लो हो रहा है तो अगर आप उसका एरिया काफ़ी बड़ा रखेंगे पाइप का तो वाटर की जो क्वांटिटी है फ़्लो होने की वो ज़्यादा होगी, और अगर काफ़ी पतला पाइप है तो उसमें से जो वाटर फ़्लो होगा पर यूनिट एरिया वो आपका कम होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी लगा सकते हैं कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस हमें देखना है तो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है उसकी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है, रुकावट उसको करंट को ज़्यादा मिलेगी। और अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब हमने इन दोनों को आपस में कंबाइन किया और हमने एक नई इक्वेशन बना दी, दैट इज़ R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। नाउ यहाँ से भी अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक और कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम नाम देंगे रो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो R इज़ इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ये रो क्या है? रो को हम रजिस्टिविटी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रजिस्टिविटी नया एक और टर्म कहाँ से आ गया। तो आप समझिए, इस वाली इक्वेशन जो लास्ट में इक्वेशन लिखी हुई है R इज़ इक्वल्स टू रो L अपॉन A, अगर मैं इस इक्वेशन में लेंथ को 1 कंसिडर करूं और एरिया को भी 1 कंसिडर करूं तो आपको क्या दिखेगा कि R रेजिस्टेंस जो है R वो इस रेजिस्टिविटी के इक्वल हो गया है। तो हम लोग यहीं से इसके डेफिनेशन को बनाएंगे कि इफ़ द लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर इज़ यूनिटी, अगर हम लेंथ और एरिया दोनों को यूनिटी रखते हैं या फिर 1 रखते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है? रेजिस्टिविटी के। या रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाता है? रेजिस्टेंस के। तो अगर आप से कोई पूछे इसकी डेफिनेशन दैट व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, तो यू कैन ईजीली एक्सप्लेन इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ taken as a unity or the area of the wire is also taken as a unity, then the resistivity is always equals to the resistance. okay, अब ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, इसके जितने भी हमारे नेचर में मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, इन सभी के जो रेजिस्टिविटी है ये सबकी फिक्स्ड होती है। बिकॉज ये कांस्टेंट है तो सभी की यहाँ पे अलग अलग दे रखी है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ आपको रेजिस्टिविटी गिवन होगी। ओके,
तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जो मैंने आपको कराया था ओम्स लॉ। वहाँ पे जो इक्वेशन लास्ट में बनी थी V इज़ इक्वल्स टू आई आर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर हैं। आप लोग ट्राई करिएगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, बहुत ही इजी दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमको दे रखा है 12.3। यह दिया है हाउ मच करंट will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। इसी का बी पार्ट है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from the 220 volt source if the resistance of the heater or a coil is 100 ohm। यहाँ पे सॉल्यूशन आप दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और सिंपल आपको करंट निकालना है। तो आई का फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। हमने लगाया 220 वोल्ट अपॉन 1200 ओम और हमारा जो करंट है वो निकल के आया 0.18 एम्पियर। ओके, तो इसी तरीके के सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है। काफ़ी ये बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, तो मुझे लगता है आप लोग को इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस घर से करेंगे और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर पूछेगा, मैं बता दूँ। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है 12.6, इसको आप अच्छे से करें, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि एक कोई वायर है मटेरियल, ठीक है, having length L and the area of cross section is A, has a resistance of 4 ohm। What would be the resistance of the wire, any the wire of the same material having the length L by 2 and the area of the cross section is 2A। तो यहाँ बोला जा रहा है मेरे पास एक वायर है, ठीक है, उसका लेंथ L दे रखा है और एरिया जो है वो A है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस को कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जो रेजिस्टेंस है, तो अभी मैंने बताया था कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा लेंथ को बढ़ाने से। तो वही इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 है, उसकी लेंथ L थी, एरिया A था। अब लेंथ और एरिया दोनों को चेंज किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो चेंज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपको जो दूसरा वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने, पहले R1 निकालेंगे। R1 का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी थी, रो L अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगाया R रेजिस्टेंस का और यहाँ पे इक्वल में कितना दे रखा था आपको, 4 ओम। तो R1 की वैल्यू, R1 की जगह पे मैंने 4 ओम रखा। 4 ओम की वैल्यू क्या है, रो L अपॉन ए। क्या आप बोल सकते हैं रो L अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। इसका आगे यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। नीचे आते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस 2 निकालना हो तो फिर से ये रेजिस्टेंस हो तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, रो L अपॉन ए। बट यहाँ पे जो लेंथ है उसको हाफ कर दिया गया, तो L की जगह पे क्या लिखेंगे, L बाई 2, और जो एरिया उसको डबल किया गया तो यहाँ पर लिखेंगे 2A। ठीक है, ये जो 2 और 2 हैं दोनों सॉल्व होके 1/4 आगे आ जाएगा और बचेगा रो L अपॉन ए। और रो L अपॉन ए ऊपर देखिए, अभी इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, 4 ओम के बराबर आई। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 ओम करती हूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो R2 की रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ओम। ठीक है, आप लोग एक बार और देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए हैं आपको सभी करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने आपको जितने भी फैक्टर्स बताए हैं, लेंथ, एरिया, ठीक है, एक फैक्टर और होता है, मैं आपको बताना भूल गई, दैट इज़ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और जिसकी वजह से वो स्पीड में दौड़ने लगते हैं और वहाँ पे कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मिलेगा करंट को फ्लो होने के लिए। तो हमने करंट
टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से आपने क्या देखा कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें आप यहाँ पे लिख देंगे, जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन है, विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू द थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वायर। यहाँ पूछा गया है कि बताइए किस वायर में करंट जो है वो ज़्यादा ईजी फ्लो होगा, थिक वायर में या थिन वायर में। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले से देख सकते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो अगर मोटा वायर है, थिक वायर है, इसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, और पतला वायर है यानी थिन वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कम। तो मैंने बताया रेजिस्टेंस एरिया पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिस वायर का एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट कैसा फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। तो थिक वायर में से ज़्यादा फ्लो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे और भी क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और अगर क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको तो आप पूछ सकते हैं, मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमने जो जितने भी रजिस्टेंस के बारे में अभी पढ़ा है, तो उनको किसी सर्किट में जब हम लगाते हैं एज अ रजिस्टर, तो हमारे पास दो वे होते हैं उन्हें यूज़ करने के। तो पहला वे होता है कि हम लोग रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा सकते हैं, और दूसरा वे होता है कि हम उन दोनों को पैरेलल में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, 12.6, यहाँ ये 3 रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस यूज़ किए गए हैं, R1, R2 एंड R3। दोनों को अगर तीनों रेजिस्टेंस को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं ना, तो इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके। और ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए कि रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल में वोल्टेज को लगाया जाता है और सीरीज़ में अमीटर को लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सर्किट को बना के यहाँ पे तैयार किया है। सेकेंड, नीचे आपको एक और डायग्राम दिया है, यहाँ आपको वही तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है हम लोग रेजिस्टेंस को एंड टू एंड ना लगा के पैरेलली लगाते हैं उनको, ठीक है। तो मैंने 3 रेजिस्टेंस को पैरेलली लगाया और तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर भी लगाया है, और सीरीज़ में क्या लगाया है, यहाँ पे अमीटर लगाया, एक बैटरी को कनेक्ट किया है और की को। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम रेजिस्टेंस को अपने वायर में कनेक्ट कर सकते हैं। दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो हम सीरीज़ में लगाएं उनको या फिर हम पैरेलल में लगाएं, ओके। अच्छा, आज की वीडियो में मैं बस इतना ही पढ़ाऊँगी। इसके बाद जब भी ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब तो मुझे डेली ही लेके आना है, तो मैं आपको पढ़ाऊँगी रजिस्टर्स इन सीरीज़ कैसे लगते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, कैसे इनको बनाया जाता है, अगर आपको कोई सर्किट डायग्राम दिया जाएगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ें, अब मैं आपको शिकायत नहीं दूँगी, आप लोग के पास परफेक्टली वीडियो आएगा ऑन टाइम, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली। थैंक यू गाइस।